वेलकम वंस अगेन आज के इस अकाउंट्स के सेशन में। आज का जो सेशन है वो बेस्ड है आपके एक नए चैप्टर पे। जो आपका लास्ट सेशन था वो बेस्ड था आपके कंपैरेटिव स्टेटमेंट पे, और आज का सेशन आपका बेस्ड है कॉमन साइज स्टेटमेंट पे। अगर आपको कंपैरेटिव समझ में आ गया है तो कॉमन साइज उससे भी काफी आसान है। इसमें कुछ नहीं करना, बस परसेंटेज का गेम यहां पे आपको खेलना होगा। जब हम कंपैरेटिव की बात कर रहे हैं तो मैं आपको थोड़ा सा कंपैरेटिव का फ्लैशबैक करवा देता हूं। ठीक है, कंपैरेटिव हमने क्या क्या किया था। हमें बैलेंस शीट पता होना चाहिए और हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पता होना चाहिए, तभी हम जाके दो चीज बना पाएंगे। वो होगा कंपैरेटिव बैलेंस शीट और दूसरा होगा कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हम कंपैरेटिव की फ्लैशबैक कर रहे हैं, ठीक है। अब जहां तक बात आती है कंपैरेटिव बैलेंस शीट की, तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट जब हम बनाने जाते हैं तो हमें सबसे पहली बात ख्याल रखनी होती है कि हम पूरा फॉर्मेट फॉलो करेंगे, ठीक है। लेकिन फॉर्मेट पे कुछ कुछ चीजें बदल जाती हैं। जैसे नॉर्मली बैलेंस शीट में हमारा करंट ईयर पहले होता है, प्रीवियस ईयर बाद में होता है। कंपैरेटिव बैलेंस शीट में हमारा प्रीवियस ईयर पहले होता है और करंट ईयर बाद में होता है। तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास पार्टिकुलर्स होते हैं। पार्टिकुलर्स के बाद हमारे सामने नोट नंबर होता है। नोट नंबर के बाद हमारे सामने प्रीवियस ईयर होता है, फिर करंट ईयर होता है, फिर हमारे पास एब्सोल्यूट चेंज होता है और फिर हमारे पास उस चेंज का परसेंटेज होता है। यही है आपका कंपैरेटिव स्टेटमेंट। यही चीज आपके बैलेंस शीट में भी जाएगी, यही चीज आपके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में भी जाएगा। तो बस आपको फॉर्मेट याद करना है। फॉर्मेट याद है तो हर चीज कंपैरेटिव में आपसे आराम से बन जाएगी, क्योंकि कंपैरेटिव में मात्र आपको दो चीज निकालना होता है। एक है एब्सोल्यूट चेंज और दूसरा है परसेंटेज चेंज। दैट्स इट। क्योंकि अगर आपने क्वेश्चंस बनाए हैं तो सारे क्वेश्चंस में आपको यही बनाना है। बस हाँ, आपको पर्टिकुलर्स वाला फॉर्मेट आपके इस दिल में बैठा होना चाहिए। तो क्वेश्चन को बनाने में जरा सा भी वक्त नहीं लगेगा, चंद सेकंड में आप एक पूरा क्वेश्चन आराम से बना सकते हो, अगर आपकी राइटिंग स्पीड अच्छी है तो। चलिए, वो तो बात होगी कंपैरेटिव स्टेटमेंट की। अब हम बात कर रहे हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट की। जैसा कि आपको ऑलरेडी बताया गया है कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट में हम कम से कम 2 साल या उससे ज्यादा सालों को कंपेयर करते हैं और एक कंपनी या मल्टीपल कंपनीज के परफॉर्मेंस की हम बात करते हैं या फिर उनके फाइनेंशियल एनालिसिस को हम अंजाम देते हैं। लेकिन जब बात आती है कॉमन साइज की, तो कॉमन साइज में आपको ऑलरेडी बताया गया है कि हम यहां पे मल्टीपल ईयर्स की तो बात करेंगे, लेकिन हम यहां पे हर साल के परसेंटेज को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि अगर आप अपने सबसे पहले पेज की बात करते हैं, पेज नंबर 4.1, तो वहां पे आपके सामने कॉमन साइज स्टेटमेंट का मीनिंग क्या बताता है ये देख लीजिएगा। यहां पे कहता है कॉमन साइज स्टेटमेंट आर दोज in which individual figures are converted into percentage to some common base percentage of each individual item shown in relation to its respective total. This type of analysis is called vertical analysis. Since each accounting variable is analyzed vertically, common size statement may be prepared for balance sheet as well as statement for profit and loss. तो अगर मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके जाऊं तो हमारा चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम था फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जिसमें टाइप्स ऑफ एनालिसिस आपके सामने रखा गया था, जिसमें से पहला था एक्सटर्नल एनालिसिस, दूसरा था इंटरनल एनालिसिस, तीसरा था हॉरिजॉन्टल और चौथा था वर्टिकल। उसी हॉरिजॉन्टल और उसी वर्टिकल में हमने सीखा था कंपैरेटिव और कॉमन साइज। हॉरिजॉन्टल का रिश्ता कंपैरेटिव से है और वर्टिकल का रिश्ता कॉमन साइज से है। और कॉमन साइज या वर्टिकल की अगर हम बात करें तो वर्टिकल में क्या होता था, हर आइटम का हमें परसेंटेज निकालना होता था और उस परसेंटेज को हम हूबहू वहां पे रख देते थे और ज्यादा हम कुछ नहीं करते थे। जरा आइएगा सबसे पहले इलिस्ट्रेशन नंबर 1, ठीक है। इलिस्ट्रेशन नंबर 1 में देखिए आपके सामने कहता क्या है। आपके सामने कहता है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू ऑक्सफोर्ड लिमिटेड। ठीक है भाई, एक कंपनी है, इस कंपनी का नाम है ऑक्सफोर्ड लिमिटेड। उस ऑक्सफोर्ड लिमिटेड के कुछ इंफॉर्मेशन आपके सामने दिए हुए हैं। क्या क्या इंफॉर्मेशन भाई, उसका इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है, लेकिन उसका इक्विटी शेयर कैपिटल 31 मार्च 2019 का भी दिया हुआ है और 31 मार्च 2018 का भी दिया हुआ है। मतलब यहां पे
ऑक्सफोर्ड लिमिटेड के 2 सालों का डेटा आपके सामने रखा गया है। एक तो 18 का भी है और दूसरा 19 का भी है। और जब इक्विटी शेयर कैपिटल है मतलब एक्चुअली ये मेरे बैलेंस शीट के आइटम्स हैं, ये बैलेंस शीट के कंटेंट्स हमारे सामने रखे गए हैं। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस है, नॉन करेंट लायबिलिटीज है, करंट लायबिलिटीज है, नॉन करंट एसेट्स है एंड आपके सामने करंट एसेट्स है। और दोनों सालों का डेटा आपके सामने रखा हुआ है। पहला आपके सामने करंट ईयर दैट्स कॉल्ड 31st March 2019 एंड देन प्रीवियस ईयर दैट्स कॉल्ड 31st March 2018। ये 2 सालों का डेटा है। अब क्वेश्चन आपसे क्या मांगता है? क्वेश्चन कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कॉमन साइज बैलेंस शीट। आपको यहां पे कॉमन साइज बैलेंस शीट तैयार करना है। अब देखो कॉमन साइज बैलेंस शीट तैयार करने के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए। तो आप फॉर्मेट पे सारे कंटेंट को लिख दो, ठीक है, पर्टिकुलर्स के सेगमेंट में। उसके बाद जब बैलेंस शीट है तो भाई बैलेंस शीट में पर्टिकुलर्स के बाद क्या आता है? नोट नंबर आता है। हम नोट नंबर को भी वहां पे लिख देंगे। उस नोट नंबर के बाद शुरुआत होगा कंपैरेटिव का फॉर्मेट। जनरली बैलेंस शीट में हम क्या करते हैं? करंट ईयर पहले लिखते हैं, प्रीवियस बाद में। तो करंट ईयर इस क्वेश्चन मेरा क्या है? 19, ठीक है। तो जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो 19 का डेटा पहले और 18 का डेटा बाद में होता। लेकिन हम बैलेंस शीट नहीं बना रहे हैं, हम बना रहे हैं कॉमन साइज बैलेंस शीट। और कॉमन साइज बैलेंस शीट में मेरा प्रीवियस ईयर का डेटा पहले होगा और फिर करंट ईयर का बाद में। मतलब पर्टिकुलर्स में जो भी आइटम्स हैं वो लिख देंगे, नोट नंबर बनाएंगे और नोट नंबर के बाद हम लिखेंगे 2018 और फिर 2018 के सारे डेटास को हम लिखेंगे। फिर उसके बगल में क्या होगा? 2019 और फिर 2019 का पूरा डेटा उसमें होगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा? आपको 2018 का परसेंटेज कैलकुलेट करके लिख देना होगा और फिर आपको 2019 का परसेंटेज कैलकुलेट करके लिख देना होगा। परसेंटेज से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपको पता होगा, हम टोटल बनाएंगे। क्या करेंगे? हम टोटल बनाएंगे। जैसे मान लेते हैं अगर बैलेंस शीट हम लेके चलते हैं तो लायबिलिटी का टोटल होता है 1 लाख। अज्यूम दैट लायबिलिटी का टोटल क्या होता है? 1 लाख, ठीक है। तो 1 लाख का अगर मेरी लायबिलिटी होती है और मुझे दिख रहा है कि मेरा करंट लायबिलिटी 50,000 है। क्या दिख रहा है? मेरा करंट लायबिलिटी 50,000 हो रहा है। तो सवाल है कि सर हम करंट लायबिलिटी का परसेंटेज कैसे फाइंड करें? तो करंट लायबिलिटी का परसेंटेज आप फाइंड करेंगे टोटल को एज 100 मान के। मतलब करंट लायबिलिटी डिवाइडेड बाय टोटल लायबिलिटी इनटू 100 निकल जाएगा आपका करंट लायबिलिटी। ठीक उसी तरीके से शेयर कैपिटल, उसी तरीके से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, उसी तरीके से करंट लायबिलिटी, उसी तरीके से नॉन करंट लायबिलिटी, उसी तरीके से आपके सारे असेट्स, वेदर वो करंट असेट्स हो वेदर वो आपके नॉन करंट असेट्स हो। इसी तरीके से आप परसेंटेज कैलकुलेट करके जस्ट बगल वाले कॉलम मतलब पर्टिकुलर, नोट नंबर, 18 का डेटा, 19 का डेटा एंड देन 18 का परसेंटेज एंड देन 19 का परसेंटेज आपको यहां पे क्या करना होता है? मेंशन करना होता है। इलस्ट्रेशन 1 के सोल्यूशन में देखिएगा, सोल्यूशन में क्या दिखा रहा है? पर्टिकुलर्स में हु बहु बैलेंस शीट उतार दिया है, उसके बाद नोट नंबर है, फिर उसके बाद एब्सोल्यूट अमाउंट है। एब्सोल्यूट अमाउंट में 2018 का सारा डेटा है, 2019 का सारा डेटा है और फिर उसी एब्सोल्यूट अमाउंट का ये क्या बना दिया है? परसेंटेज। तो पहले आपके सामने 18 का परसेंटेज है, उसके बाद आपके सामने 19 का परसेंटेज है। दिख गया आपको? और कुछ आप उसमें जानना चाहेंगे जो आपको समझ में नहीं आ रहा? बताइए आप कैसे परसेंटेज निकालेंगे? मैंने आपको बता दिया है, टोटल को आप बेस मानेंगे। आप देख लीजिएगा कि सर जब हम स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाएंगे तो उसमें टोटल कैसे होगा? भाई हम एक्सपेंसेस की बात करेंगे तो टोटल एक्सपेंसेस का हम बेस लेके चलेंगे। जब हम इनकम की बात करेंगे टोटल इनकम का हम क्या लेके चलेंगे? बेस लेके चलेंगे। हर जगह टोटल को एज अ बेस माना जाएगा। आइएगा क्वेश्चन नंबर 1 पे, कॉपी निकाल लीजिएगा, फॉर्मेट देख लीजिएगा और यहां पे पेन पेंसिल भी निकाल लीजिएगा। आइएगा क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका पेज नंबर 4.14 पे है। उस पे आपको दिखे क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है पेज नंबर 4.14,
मिल गया। क्वेश्चन कहता है प्रिपेयर कॉमन साइज बैलेंस शीट ऑफ विशाल पेपर लिमिटेड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। मतलब इस इंफॉर्मेशन की बेसिस पे आपको विशाल पेपर लिमिटेड का क्या बनाना है, कॉमन साइज बैलेंस शीट आपको बनाना है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा यहां पे आपके सामने शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, नॉन करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी है, नॉन करंट असेट्स है और करंट असेट्स है। ठीक है, आप नीचे वाले आंसर के कॉलम को मौज में मत देखेंगे, आप अब जाएंगे अपने कॉपी पे और कॉपी पहले फॉर्मेट बनाएंगे। फॉर्मेट में अगर आप देखेंगे तो आपके सामने कितने कॉलम्स होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 कॉलम होना चाहिए। पहला पर्टिकुलर का बड़ा सा, फिर नोट का छोटा सा, फिर 2018 का अमाउंट, 2019 का अमाउंट, फिर 2018 का परसेंटेज, फिर 2019 का परसेंटेज। ठीक है, चलिए बनाइए जरा फॉर्मेट जल्दी से। बन गया फॉर्मेट। फॉर्मेट पे फिर आप कंटेंट लिखना शुरू करेंगे पर्टिकुलर्स में। पर्टिकुलर्स में सबसे पहले रोमन नंबर में क्या जाएगा, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि अगर इक्विटी और प्रेफरेंस अलग अलग दिया हुआ है तो आप सॉल्यूशन में उन दोनों को ऐड करके दिखाएं, क्योंकि अल्टीमेटली दोनों है शेयर कैपिटल। एक है इक्विटी शेयर कैपिटल तो दूसरा है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, आप ये मत कंफ्यूज हो जाइए कि सर शेयर कैपिटल आपने बताया था, यहां पे इक्विटी और प्रेफरेंस अलग अलग है। Particulars note number 2016 as per question, then 2017, then still 2016 and then 2017। पहला 16-17 एब्सोल्यूट फिगर का होगा, दूसरा 16-17 परसेंटेज का होगा। फॉर्मेट आपके बुक में है, ध्यान दीजिएगा। सिंपली इक्विटी एंड लायबिलिटीज में पहला शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर आपका शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। उसके बाद सारी चीजें एकदम सीधी सीधी हैं। हो गया।
क्या हुआ? बस टोटल लिखते जाओ। इक्विटी लायबिलिटीज के अंदर शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। अब शेयर कैपिटल के सामने शेयर कैपिटल का डेटा, रिजर्व एंड सरप्लस के सामने रिजर्व एंड सरप्लस का डेटा लिखते जाओ। पहले टोटल एब्सोल्यूट फिगर पहले लिखे हैं, लिख लिए। परसेंटेज कैलकुलेट कीजिए टोटल पे। लायबिलिटी का टोटल मानिएगा बेस और फिर असेट का मानिएगा टोटल बेस, तब परसेंटेज आपका आएगा 100। हाँ, मतलब एज 100, क्योंकि आपके सामने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होना चाहिए ना। तो न्यूमरेटर में जो आपके सामने डेटा है वो, और डिनोमिनेटर में जो टोटल है वो। जैसे आपके लायबिलिटी का टोटल क्या होगा? 60 लाख। तो 60 लाख और ऊपर आपका शेयर कैपिटल कितना है? 21 लाख। तो 21 लाख डिवाइडेड बाय 60 लाख इंटू 100, देखो कितना परसेंट आता है? 35%। ठीक है, सही है। इस तरीके से आपका परसेंटेज निकल गया। चलिए बनाइए, इसे कंप्लीट कीजिए। सो क्वेश्चन नंबर 1 हम बना रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1 उम्मीद है आप सभी से बन चुका होगा। बन चुका है? यस सर। चलिए, परसेंटेज इजीली आप कैलकुलेट कर लेंगे। जब आपको लायबिलिटी के आइटम्स का परसेंटेज चाहिए होगा तो आप बेस मानेंगे लायबिलिटी के टोटल को। जब असेट्स का बनाना होगा तो बेस मानेंगे असेट्स के टोटल को। और नीचे जब टोटल की बात होगी तो टोटल में परसेंटेज कॉलम में आपका 100 जाएगा, और जब सारे परसेंटेज को जोड़ेंगे तो भी आपका 100 आएगा ही। क्लियर? चलिए, यहां पे तो आपने सीख लिया कॉमन साइज बैलेंस शीट कैसे बनाया जाता है। अब हम बात करेंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाया जाए। ठीक कॉमन साइज बैलेंस शीट के तरीके से ही अगर आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस याद है तो उसका फॉर्मेट क्या होता था? पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में बोल रहा हूं, कंपैरेटिव कॉमन साइज नहीं बोल रहा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट क्या होता है? तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का पहला नहीं, फॉर्मेट का पहला कॉलम जाता है पर्टिकुलर्स के नाम से, दूसरा छोटा सा नोट नंबर के नाम से, उसके बाद करंट ईयर का डेटा, उसके बाद प्रीवियस ईयर का डेटा। यहीं पे कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन जब हम कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे तो हमारे जहन में कौन सा फॉर्मेट होना चाहिए? ये मैं बोल रहा हूं क्योंकि अगर आप सुन पा रहे हैं तो आप याद भी कर पाएंगे। पहला, आप अपने मन में इमेजिन कर सकते हैं, पर्टिकुलर्स एज इट इज जाएगा, फॉर्मेट वही वाला, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और अदर इनकम, देन टोटल इनकम, जो फॉर्मेट है वो पूरा पर्टिकुलर्स के कॉलम में। उसके बाद नोट नंबर एज इट इज होगा। यहां से अब चीजें थोड़ी बदलनी शुरू होंगी। जब हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं तो करंट पहले और प्रीवियस बाद में लिखते हैं, ठीक है। लेकिन जब कॉमन साइज बनाएंगे तो हम क्या करेंगे? प्रीवियस पहले लिखेंगे एंड देन करंट लिखेंगे, और ये एब्सोल्यूट फिगर्स होंगे। क्या होंगे? एब्सोल्यूट डेटाज होंगे। इसी का फिर परसेंटेज बनाया जाएगा। जब हम परसेंटेज कॉलम भी बनाएंगे तो उसमें हम प्रीवियस ईयर पहले बनाएंगे एंड देन करंट ईयर बाद में बनाएंगे। अगर मैं आपको थोड़ा सा इलस्ट्रेशन पे लेके चलूं या एग्जाम्पल पे लेके चलूं तो आइएगा आप पेज नंबर 4.7, किस पे? पेज नंबर 4.7 पे। वहां पे आप देख रहे होंगे फॉर्मेट ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। उसका फॉर्मेट आप देख लीजिए, क्या कहता है? कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 18 एंड 19। यहां तक लीजिएगा। इस हेडिंग पे हमने ऑलरेडी कल के सेशन में, लास्ट सेशन में डिस्कशन कर लिया है कि नॉर्मली स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में 19 पहले और 18 बाद में होता है, लेकिन जब हम उसी का बनाएंगे कॉमन साइज तो हम वहां पे 18 पहले और 19 बाद में लिखेंगे। बस साल को बदल दिया जाएगा एज पर सीबीसी गाइडलाइंस। आप ये मत सोचिएगा कि आईसीएआई फॉर्मेट को तैयार करता है, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। उसके नीचे आप देख सकते हैं, आपके सामने फॉर्मेट है। फॉर्मेट में पर्टिकुलर्स हैं, पर्टिकुलर्स एज इट इज जब आपको स्टेटमेंट बताया गया था ठीक वही है। उसके बाद नोट नंबर है। उसके बाद एब्सोल्यूट एनालिसिस में आपको एब्सोल्यूट डेटा लिखने हैं। 18 वाला डेटा पहले जाएगा और आपका 19 वाला डेटा बाद में जाएगा।
उसके बाद आपको यहाँ पे परसेंटेज में उन्हीं डेटास को क्या करना पड़ेगा, रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो परसेंटेज में 18 वाला परसेंटेज पहले और 19 वाला परसेंटेज बाद में, इसी फॉर्मेट पे आपके पूरे के पूरे क्वेश्चंस बनेंगे। तो आइएगा अब अपने क्वेश्चन वाले सेगमेंट पे जरा कुछ क्वेश्चन बना लेते तो समझ में आ जाएगा। अगर मैं कहूं तो क्वेश्चन नंबर है आपका 4, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, पेज नंबर 4.16 दिखा आपको। देखिए क्वेश्चन कहता क्या है, प्रिपेयर अ कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब इस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से आपको क्या बनाना है, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्या क्या डेटा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम एक्सपेंसेस के हिस्से में जाएगा, उसके बाद फाइनेंस कॉस्ट, और उसके बाद आपके सामने क्या हो जाता है, अदर एक्सपेंसेस, ठीक है। याद रख लीजिएगा आपके सामने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है, क्योंकि टैक्स वैक्स से कुछ अमाउंट दिया हुआ है क्या यहाँ पे, नहीं, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं आएगा, रह जाएगा वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक, क्योंकि जब टैक्स ही नहीं है तो हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना दिमाग एग्जाम में यूज कीजिएगा, आप एकदम रटंत्र विद्या को नहीं फॉलो करेंगे, अपने अकॉर्डिंग में चीजें बदलेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में आप साफ साफ देख पा रहे होंगे टैक्स नहीं दिया हुआ, तो आपकी कहानी डायरेक्टली रुक जाएगी प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक, उसके आगे आपकी कहानी बढ़ ही नहीं पाएगी, क्योंकि जब टैक्स का अमाउंट या टैक्स का परसेंटेज नहीं है तो फिर आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी नहीं आ पाएगा। क्लियर क्या? तो चलिए पहले फॉर्मेट बनाइएगा, फॉर्मेट के लिए लाइन खींचिए, हेडिंग क्या देंगे, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 एंड 2017, क्योंकि 16 पहले 17 बाद में जाएगा। बन गया फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, एब्सोल्यूट डेटाज में 16 का डेटा पहले 17 का डेटा बाद में, एंड देन परसेंटेज में 16 का परसेंटेज पहले और 17 का परसेंटेज बाद में। हो गया? चलिए पर्टिकुलर्स में सबसे पहले क्या लिखेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लिखिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का डेटा है, हाँ है। उसके बाद क्या लिखेंगे, एड अदर इनकम, अदर इनकम कुछ भी है नहीं, तो 0 चला जाएगा। तो लिखना क्या अदर इनकम क्यों लिखेंगे, फिर तो डायरेक्ट कर देंगे। तो फिर आप टोटल इनकम कैसे लिखेंगे, तो टोटल रेवेन्यू दिखाना पड़ेगा। आप अपना टोटल रेवेन्यू कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट टोटल सर पहले नहीं। इलस्ट्रेशन में था ऐसा। ऐसे था, टोटल नहीं लिखा था, सिर्फ सिंगल है। अच्छा ऐसे ही छोड़ दिया है, ऐसे ही छोड़ दिया था। बट आप फॉलो कीजिए, मुझे तो लगता है कि फॉलो करना चाहिए आपको, क्योंकि 1+2 तभी जाके आपका थॉट बनेगा ना, आप कैसे ओवरकम कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास करंट लायबिलिटीज कुछ भी नहीं होता, आप करंट लायबिलिटीज से कॉलम ही नहीं देंगे, कहीं कहीं टोटल दिखाया ही नहीं है, कहीं कहीं टोटल दिखाया ही नहीं है, इलस्ट्रेशन में टोटल दिखाया ही नहीं, इलस्ट्रेशन में टोटल दिखाया ही नहीं है, सिर्फ टोटल एक्सपेंसेस दिखाया है, टोटल रेवेन्यू इलस्ट्रेशन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ठीक है, और उसी में से घटा दिया है आपका एक्सपेंस। जहाँ अदर इनकम नहीं दिया। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अगर अदर इनकम और टोटल रेवेन्यू का कॉलम अगर आप हटा भी देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है,
अगर फॉलो भी कर ले तो मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत है, क्योंकि आपने फॉर्मेट ही फॉलो करा है। ओके, फॉर्मेट में चीजें ब्लैंक चली भी जाएं उससे कोई भी फर्क नहीं होता, मार्क्स नहीं कटेंगे। आप ये मत समझ ले कि मेरा फॉर्मेट गलत हो गया, ठीक है। तो अगर आप डाले भी तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी डाले तो भी कोई दिक्कत नहीं। बन गया? कंटेंट लिख लिया पहले आपने? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेस एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में आप कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम और फाइनेंस कॉस्ट, उसके बाद आपका अदर एक्सपेंसेस, इसको लेस करने के बाद आपके पास डायरेक्टली क्या आ जाएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यहीं पे आपकी कहानी रुक जाएगी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है? 2,10,000 और 3,50,000। 2,10,000 एंड 3,50,000, ठीक है। टोटल अमाउंट कितना है आपका? अच्छा, टोटल अमाउंट आपने बता दिया, परसेंटेज निकालिए। इसमें परसेंटेज निकालने का तरीका, प्रॉफिट बिफोर टैक्स का क्या बेस है? क्या? परसेंटेज का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बेस बनेगा 100, वही सबका बनेगा। वही सबका बनेगा। तो 10 लाख। हाँ, जो आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2016-17 में 14 लाख है और आपका 15-16 में 10 लाख है, यही बेस बनेगा। इसी को यूज करके आप क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको फाइनेंस कॉस्ट का परसेंटेज निकालना होगा, कौन सा साल का? 17 का, तो आप क्या करेंगे? 1,40,000 डिवाइडेड बाई 14 लाख इंटू 100। जिस तरीके से हम बैलेंस शीट में टोटल असेट्स और टोटल लायबिलिटी को एज अ बेस मान के चलेंगे, यहां पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बेस मान के चलेंगे, ठीक है। तो अगर हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स का परसेंटेज निकालना होगा तो फॉर्मूला क्या होगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिवाइडेड बाई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100, ठीक है। इसीलिए आप देखोगे कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 100 बनेगा, बैलेंस शीट में आपका 100 नीचे आएगा, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ पीएल में आपका 100 ऊपर जाएगा। समझे कि नहीं समझे इस बात को? बन गया? बताइए जरा, 2017 में प्रॉफिट बिफोर टैक्स का क्या परसेंटेज है? 25%। फिर इसमें डायरेक्ट हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं, इतना निकाल लियो, 100 माइनस कर देंगे परसेंटेज को, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। दिखाना जरूरी नहीं है, नोट वर्ड नहीं, इसका वर्किंग नोट कोई जरूरत नहीं होता। वर्किंग नोट में आप कंटेंट दिखाते हो, कैलकुलेशन थोड़ी दिखाते हो। बट थोड़ा सा रिस्क मत लीजिएगा, बस यही कहेंगे, और क्या। अब अच्छा, रिस्क के चक्कर में, थोड़ा शॉर्टकट बनाने के चक्कर में। प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 2017 का एब्सोल्यूट अमाउंट कितना? प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2017 का 3,50,000।
नहीं, 3 लाख का 2017 का परसेंटेज क्या है प्रॉफिट बिफोर टैक्स का? 25%, 17 का 25%, 21%। 17 का 21% होगा। नहीं 16 का 21%। हाँ, 17 का 25%, सही है। वही तो 17 का 16-17 का 25% हाँ, सही तो है। और 15-16 का 21%, ये ना। तो अगर बात आती है 16 की तो 16-17 नहीं, वो 15-16 है अगर बात होगी 16 की तो। हाँ 2016 का अगर देखा जाए तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स का परसेंटेज 21 एंड 17 का 25। 10,50,000 आया है टोटल एक्सपेंस। 10-50, हाँ 17। 10-50 माइनस कर दो 14 लाख तो 350। अच्छा कैलकुलेशन तेज कीजिए, क्योंकि अगर कैलकुलेशन जो आप लोग को लिख के करने की आदत है ना, वो बहुत भारी पड़ जाएगी। जितना कोशिश कीजिए दिमाग में कैलकुलेट करने के लिए। ये अपने से सारा जोड़ के देते जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 बन गया कंप्लीट? बाकी लोग कंप्लीट? चलिए, इतनी ही चीज थी कॉमन साइज में। इसी के बेसिस पे आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। दैट्स इट। आप ये मत समझिएगा कि क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी आएगा, क्वेश्चन थोड़ा घुमा देंगे, इतना सिंपल कैसे आएगा, इतना इजी कैसे आएगा। आता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, फाइनेंशियल एनालिसिस, कंपैरेटिव और कॉमन साइज, इन तीनों चैप्टर को मिला के 6 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जो कि ओवरऑल 20 के मार्क में एक मटेरियल अमाउंट है। जबकि आपके सामने 2 बड़े बड़े चैप्टर्स यूं ही पड़े हुए हैं। रेशियो पड़ा हुआ है, कैश फ्लो पड़ा हुआ है। तो इसलिए जब आप 6 नंबर की बात करेंगे तो ये 3 छोटे छोटे चैप्टर, मतलब आप कह लीजिए कि जब आप एग्जाम के टाइम पे रिवाइज करने बैठेंगे तो शायद ये 1 घंटा भी समय आपसे ना ले, आपके 6 नंबर को कंफर्म करके जाएगा। क्लियर क्या? और ये आपसे जरूर एक बात रहेगी कि रेशियो से पहले, रेशियो क्लास होने से पहले या क्लास की शुरुआत होने से पहले जो पेंडिंग वर्क हैं आप प्लीज उसको कर लें, क्योंकि रेशियो चैप्टर से एक नया लीग स्टार्ट होगा। अभी हम पूरा सब लगभग 4 चैप्टर सिमिलर कंटेंट्स पढ़े हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देन एनालिसिस, देन कंपैरेटिव, देन कॉमन साइज। जब हम रेशियो में उतरेंगे तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की एक पूरी अलग दुनिया नजर आएगी, जहां पे हर कदम पे न्यूमेरिकल, जो थोड़ा सा आपको भी दिमाग लगाना है और आपको मेरे दिमाग की भी थोड़ी जरूरत पड़ सकती है। क्लियर? तो इसीलिए जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के चैप्टर को रिवाइज भी कभी करने बैठे तो मैं आपको अभी ही बता दे रहा हूं कि अपनी स्ट्रैटेजी में इस बुक को 3 हिस्सों में आप बांटेंगे। पहला हिस्सा स्टार्टिंग का 4 चैप्टर, ठीक है। दूसरा हिस्सा अकेले रेशियो, और तीसरा हिस्सा अकेले कैश फ्लो। समझ में आए? जैसे जिस तरीके से मैंने आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्लासिफाई करवाया है 6 अलग, मतलब बजट, मनी बैंकिंग एंड बीओपी फॉरेक्स एक जगह, फिर एडीएस का पूरा 3 चैप्टर 3 यूनिट एक जगह, और फिर नेशनल इनकम एक जगह। तो जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स देखते हैं तो आपको मल्टीपल चैप्टर नहीं, आपको उसके 3 हिस्से दिखेंगे। तो उसी तरीके जब आप फाइनेंस देखेंगे तो आपके सामने मल्टीपल चैप्टर्स नहीं, आपको वहां पे भी 3 हिस्से नजर आएंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एंड देन कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज एक लीग में, अकाउंटिंग रेशियो एक हिस्से में, और कैश फ्लो एक हिस्से में। इस तरीके से आप इसको प्रिपेयर करेंगे, आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी भी होगी। क्लियर? चलिए, तो आप यहां तक के सारे क्वेश्चंस कर लीजिएगा, इसी फॉर्मेट पे है। कोई डाउट होगा पूछेगा। तब तक के लिए मजे करते रहिए और पेंडिंग वर्क को कंप्लीट कर लीजिए। बताइए। सर ये प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन है उसको पूरा क्वेश्चन करने जरूरी है? हाँ, करने जरूरी है। नहीं, फिर काम चलाना तो आप एक से भी काम चला सकते हैं, ठीक है।
काम चलाना है। आपने एक एक क्वेश्चन बना लिए, आपको पता चल गया कैसे काम होता है। इनफ कुछ भी हो सकता है, किसी के लिए एक भी इनफ नहीं होता। अगर मेरे लिए देखा जाए तो मैं एक भी क्वेश्चन बना के आया हूं क्या? नहीं, मैं बस किताब को देख के आया हूं और आपके सामने आपको बता भी दे रहा हूं। अगर आप एक क्वेश्चन दोगे तो मैं बना तो लूंगा ना, तो मेरे लिए एक क्वेश्चन भी न बनाना क्या हो गया? इनफ। काम भी चल गया मेरा। आपसे और आपके लिए कितना काम चलेगा ये आप तय करेंगे, ये कोई टीचर नहीं तय कर सकता। क्लियर? चलिए ठीक है, फिर मजे कीजिए, क्वेश्चंस कंप्लीट कीजिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।